हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी पर। वर्ग 3 चयन परीक्षा की आज ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने रसायन विज्ञान के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन यूनिट 13 से किया था। आज उस यूनिट का पार्ट 2 है जिसमें हम आगे के 50 क्वेश्चन और करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गोल्डस्टीन, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड या ऑप्शन डी चैडविक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। उम्मीद है कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कण नाभिक में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में नहीं पाया जाता, ये कक्षा या कक्षकों में घूर्णन करते हैं। नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन बी समस्थानिक संख्या, ऑप्शन सी परमाणु संख्या या ऑप्शन डी न्यूट्रॉन संख्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी परमाणु संख्या। परमाणु संख्या बराबर होता है उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ये फॉर्मूला होता है क्योंकि परमाणु संख्या का। अगला प्रश्न है, सममात्रिक आइसोबार्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, ऑप्शन बी जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, ऑप्शन सी जिनकी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं या ऑप्शन डी जिनमें प्रोटॉन समान होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जिनमें द्रव्यमान संख्या समान होती है। द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अगला प्रश्न है, n = 3 के स्तर पर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 32 या ऑप्शन डी 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 18। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्वांटम संख्या कक्षा की आकृति शेप को दर्शाती है? ऑप्शन ए मुख्य क्वांटम संख्या n, ऑप्शन बी कोणीय क्वांटम संख्या l, ऑप्शन सी चुंबकीय क्वांटम संख्या m या ऑप्शन डी स्पिन क्वांटम संख्या s। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कोणीय क्वांटम संख्या l। यह बताती है कि कक्षा की आकृति किस प्रकार होगी। हमें पता है s की होती है गोलाकार, s कक्ष की जो आकृति होती है गोलाकार होती है, p की होती है डंबल आकार और d की होती है डबल। p की होती है डंबल और डी की होती है डबल डंबल आकार। अगला प्रश्न है, अफबाहु प्रिंसिपल से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन सदा उच्च ऊर्जा कक्षा में भरे जाते हैं, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन पहले उच्च कक्षा को भरते हैं या ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन न्यूनतम कक्षा में पहले भरते हैं या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा के रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन पहले न्यूनतम यानी निम्न कक्षा में भरे जाएंगे, निम्नतम कक्षा में भरे जाएंगे, उसके बाद उच्चतम कक्षा में जाएंगे। पहले निम्न कक्षा फिल होगी, उसके बाद उच्चतम कक्षाओं में जाएंगे इलेक्ट्रॉन।
अगला प्रश्न है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी अनंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत में बताया था कि ऑर्बिटल में अधिकतम केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन की स्थिर कक्षा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनिश्चित कक्षा, ऑप्शन बी ऊर्जा स्तर, ऑप्शन सी वृत्तीय कक्षा या ऑप्शन डी गतिपथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ऊर्जा स्तर। बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन की स्थिर कक्षा को क्या कहा गया था? ऊर्जा स्तर कहा गया था। अगला प्रश्न है परमाणु का कौन सा मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता है? ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक्स मॉडल, ऑप्शन बी थॉमसन मॉडल, ऑप्शन सी रदरफोर्ड मॉडल या ऑप्शन डी बोर मॉडल। तो इस प्रश्न का उत्तर है थॉमसन मॉडल। थॉमसन ने अपने मॉडल में परमाणु की संरचना को क्या बताया था? प्लम पुडिंग बताया था कि यह एक प्लम पुडिंग के अनुसार दिखती है, इसलिए इसके मॉडल को क्या कहा? प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है? ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड या ऑप्शन डी बोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया कि जो परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, उसने बताया कि परमाणु कुछ इस प्रकार होगा, बीच में नाभिक होगा छोटा सा और बाकी जो स्थान बताया था वहां पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। वहां इलेक्ट्रॉन बताए कि इलेक्ट्रॉन रहते हैं और ये स्थान कैसा रहता है? रिक्त रहता है। ये रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में बताया था। और रदरफोर्ड ने जो ये प्रयोग किया था वो कौन सी पन्नी पर किया था? सोने की पन्नी पर किया था। कौन से कणों की बौछार की थी? तो अल्फा कणों की बौछार की थी। अल्फा कणों की बौछार की थी। अगला प्रश्न है रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य सीमा क्या थी? ऑप्शन ए परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं कर सका, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन की खोज नहीं कर सका, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्षा में नहीं रह सकता या ऑप्शन डी द्रव्यमान कक्षा नहीं बता पाया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं कर सका। अगला प्रश्न है जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में आता है तब क्या होता है? ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है या ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऑप्शन नंबर बी। जैसे आप देखेंगे कि अभी आप में हाई एनर्जी है, उच्च ऊर्जा है, आप निम्न ऊर्जा में कब आएंगे? लो एनर्जी में कब आएंगे? जब क्या हो जाएगी आपकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी यानी ऊर्जा उत्सर्जित हो जाएगी, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी उच्च ऊर्जा कक्षा से कहाँ जाएगा? निम्न ऊर्जा कक्षा में आ जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा कण विद्युत रूप से उदासीन होता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन या ऑप्शन डी नाभिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है और न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है। अगला प्रश्न है बोर मॉडल किस तत्व के लिए सबसे उपयुक्त सिद्ध हुआ? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। केवल हाइड्रोजन के लिए ही बोर मॉडल सबसे उपयुक्त सिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है परमाणु के क्वांटम यांत्रिक मॉडल में कक्षा के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए गोला, ऑप्शन बी ऑर्बिटल, ऑप्शन सी कक्षा या ऑप्शन डी पथ। तो परमाणु के क्वांटम यांत्रिक मॉडल में कक्षा के स्थान पर कक्षक वर्ड यूज किया गया था और कक्षक को ही क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 11 है, न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, द्रव्यमान संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 23 या ऑप्शन डी 21। तो द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या कितनी दी है? 11 और न्यूट्रॉन की दी है 12, टोटल आ जाएगा 23। टोटल आ जाएगा 23, यानी ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है, ऑप्शन बी सममात्रिकों की द्रव्यमान संख्या समान होती है, ऑप्शन सी समस्थानिकों के रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, ऑप्शन डी सममात्रिकों के रासायनिक गुण समान नहीं होते। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है, बिल्कुल समान होती है समस्थानिकों की परमाणु संख्या। सममात्रिकों की द्रव्यमान संख्या समान होती है, हाँ सममात्रिकों की द्रव्यमान संख्या समान होती है और समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है, ये दोनों विकल्प सही है। अब समस्थानिकों की ऑप्शन डी देखिए, सममात्रिकों की रासायनिक गुण समान नहीं होते, तो ये भी कथन सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समस्थानिकों के रासायनिक गुण भिन्न होते। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समस्थानिकों के रासायनिक गुण भिन्न नहीं होते हैं, समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं। अगला प्रश्न है, क्वांटम यांत्रिक मॉडल किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी श्रोडिंगर, ऑप्शन सी थॉमसन या ऑप्शन डी हाइजेनबर्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी श्रोडिंगर। क्वांटम यांत्रिक मॉडल जो था वो श्रोडिंगर के सिद्धांत पर आधारित था। अगला प्रश्न है, श्रोडिंगर की तरंग समीकरण किसकी संभावना बताती है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की स्थिति, ऑप्शन बी प्रोटॉन की चाल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन के स्थान की या ऑप्शन डी परमाणु की गति की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी परमाणु की गति की। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? अभी हमने पढ़ा द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की का योग होती है, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, n का मान 2 होने पर कितने ऑर्बिटल संभव है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 16। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 4। n का मान 2 होगा तो ऑर्बिटल 4 संभव है। अगला प्रश्न है, p ऑर्बिटल की आकृति होती है ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी डंबल या गुंबदाकार, ऑप्शन सी बेलनाकार, ऑप्शन डी तारा जैसी। तो अभी पढ़ा था हमने p ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है? डंबल के आकार की, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के समस्थानिकों में क्या समान होता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन संख्या, ऑप्शन सी परमाणु संख्या या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन की चाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी परमाणु संख्या। समस्थानिकों में परमाणु संख्या समान होती है और सममात्रिकों में द्रव्यमान संख्या समान होती है सममात्रिकों में। याद रखिएगा, ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि समस्थानिक जो है उनमें परमाणु संख्या समान होगी और सममात्रिक में द्रव्यमान संख्या समान होगी। अगला प्रश्न है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत किसके बारे में जानकारी नहीं देते? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन का स्थान, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन की चाल या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन की चाल, क्योंकि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत इलेक्ट्रॉन के स्थान की जानकारी देता है, ऊर्जा की भी जानकारी देता है और द्रव्यमान की भी जानकारी देता है, पर इलेक्ट्रॉन के चाल की जानकारी नहीं देता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा बताती है? ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी एल, ऑप्शन सी एम या ऑप्शन डी एस।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी एस। स्पिन क्वांटम संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा को बताती है। अगला प्रश्न है कौन सा ऑर्बिटल उच्चतम ऊर्जा स्तर पर होता है? ऑप्शन ए 1s, ऑप्शन बी 2s, ऑप्शन सी 3p या ऑप्शन डी 4s। तो हमें बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा सबसे ज्यादा उच्च ऊर्जा स्तर पर है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 4s जो है सबसे उच्चतम स्तर पर रहेगा, क्योंकि इसका स्तर ऐसा रहेगा, पहले आएगा 1s, फिर 2s, इसके बाद आता है 2p, फिर 3s, फिर 3p, उसके बाद आएगा 4s। यानी सबसे उच्च ऊर्जा किसकी रहेगी? 4s की। अगला प्रश्न है ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 4। 4 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है? ऑप्शन ए 1s, ऑप्शन बी 2s, ऑप्शन सी 2p या ऑप्शन डी 3s। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1s। सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा तो 1s में करता है। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी चैडविक या ऑप्शन डी मिलिकन। तो अब उम्मीद है कि ये वाला प्रश्न आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, और चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज, और गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन की खोज। अगला प्रश्न है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम n कक्ष में कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या n कक्ष में कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 2n, ऑप्शन बी 2n स्क्वायर, ऑप्शन सी n स्क्वायर या ऑप्शन डी n क्यूब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2n स्क्वायर। अधिकतम संख्या n कक्ष में कितनी होगी इलेक्ट्रॉनों की? 2n स्क्वायर। अगला प्रश्न है श्रोडिंगर का तरंग समीकरण किस पर आधारित है? ऑप्शन ए ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन बी गति के नियम, ऑप्शन सी तरंग कण द्वैतता या ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण। श्रोडिंगर का तरंग समीकरण ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है सममात्रिक यौगिकों में समान होता है? ऑप्शन ए आणविक भार, ऑप्शन बी संरचना, ऑप्शन सी परमाणु संख्या या ऑप्शन डी तत्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी संरचना। सममात्रिक यौगिकों की संरचना जो है वो समान होती है। अगला प्रश्न बोर ने अपने मॉडल में किस सिद्धांत का पालन किया? ऑप्शन ए अनिश्चितता का सिद्धांत, ऑप्शन बी क्लासिकल यांत्रिकी, ऑप्शन सी प्लांक का क्वांटा सिद्धांत या ऑप्शन डी श्रोडिंगर का समीकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी प्लांक का क्वांटा सिद्धांत या क्वांटम सिद्धांत। इसे क्वांटा या क्वांटम दोनों कहते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु के स्थायित्व को किस मॉडल ने बेहतर ढंग से स्पष्ट किया? ऑप्शन ए थॉमसन मॉडल, ऑप्शन बी रदरफोर्ड मॉडल, ऑप्शन सी बोर मॉडल या ऑप्शन डी क्लासिकल मॉडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड मॉडल। अगला प्रश्न है किसी परमाणु की समस्थानिक इकाई का द्रव्यमान संख्या 35 और परमाणु संख्या 17 है, तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ हम देखेंगे द्रव्यमान संख्या दी है 35 और परमाणु संख्या दी है 17। तो न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है हमें। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या दी है 35, प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु संख्या क्या होती है? जितने प्रोटॉन उसमें उपस्थित हो वो परमाणु संख्या है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 17 प्लस न्यूट्रॉन हमें निकालना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा 35 माइनस 17। तो इसका उत्तर आ जाएगा 18। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर।
अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन के लिए s ऑर्बिटल की आकृति होती है ऑप्शन ए डंबल, ऑप्शन बी बेलनाकार, ऑप्शन सी गोलाकार या ऑप्शन डी कोणीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गोलाकार। अगला प्रश्न है रदरफोर्ड प्रयोग में किस तत्व की पतली पन्नी का प्रयोग हुआ था ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सोना। सोने की पन्नी और कौन से कण अल्फा कण। अगला प्रश्न है समस्थानिक तत्वों की द्रव्यमान संख्या होती है ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी भिन्न, ऑप्शन सी शून्य या ऑप्शन डी अपरिभाषित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भिन्न। समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है पर आइसोबार यानी सममात्रिकों की समान होती है। अगला प्रश्न है किसी तत्व की परमाणु संख्या 9 है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 19। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 9। किसी तत्व की परमाणु संख्या अगर 9 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी 9 होगी। अगला प्रश्न यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। परमाणु संख्या 12 है तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद 8 जाएंगे तो हो गए 10 और अगले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे यानी 2 8 2। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वांटम संख्याओं का सही क्रम क्या है ऑप्शन ए एन एम एल एस, ऑप्शन बी एल एन एम एस, ऑप्शन सी एन एल एम एस, ऑप्शन डी एस एल एम एन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एन एल एम एस। पहले आती है एन, फिर आता है एल, फिर उसके बाद एम, फिर उसके बाद एस। अगला प्रश्न है रेखा चित्र में डी ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है ऑप्शन ए डंबल, ऑप्शन बी डबल डंबल, ऑप्शन सी गोल या ऑप्शन डी कोणीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी डबल डंबल। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक फर्मियन है ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी फोटॉन, ऑप्शन सी अल्फा कण या ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है एक फर्मियन है। अगला प्रश्न परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान स्थित होता है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन में, ऑप्शन बी ऑर्बिटल में, ऑप्शन सी नाभिक में या ऑप्शन डी कक्षा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नाभिक में। अगला प्रश्न बोर मॉडल किस परमाणु के लिए विशेष रूप से उपयुक्त था ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन डी कार्बन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक का आकार किसके तुलनात्मक रूप से होता है ऑप्शन ए बहुत बड़ा, ऑप्शन बी बहुत छोटा, ऑप्शन सी समान या ऑप्शन डी अपरिभाषित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बहुत छोटा। रदरफोर्ड ने बताया था कि किसी भी परमाणु का नाभिक जो है उसका आकार परमाणु के आकार से बहुत छोटा होता है। अगला प्रश्न है एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है 2p ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 6 क्योंकि p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 6। अगला और अंतिम प्रश्न है पाउली अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है ऑप्शन ए कोई 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में हो सकते हैं, ऑप्शन बी 2 इलेक्ट्रॉनों के सभी 4 क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन केवल s ऑर्बिटल में होते हैं या ऑप्शन डी एक ही कक्षा में अनंत इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 इलेक्ट्रॉन के सभी क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। ये पाउली ने अपने अपवर्जन सिद्धांत पे कहा था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही हो। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।